जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का भारतीय अर्थव्यवस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। साथ ही लुसेंट आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारा कमेंट ये आता है कि एडिशन कौन सा है। ये 2020 का एडिशन है, ठीक ना। याद रखना 2021 का भी एडिशन वही होगा। 2026 तक का जो एडिशन होगा ना, कोई खास चेंज नहीं होगा। हाँ, 2022 के एडिशन में ये हो जाएगा कि 21 वाला जो जनगणना आएगा ना, वो काउंट हो जाएगा। तो 19 का भी एडिशन है आपके लिए, तो भी वो नया ही है, क्योंकि 20 में जो छपा हुआ है ना, वो 19 वाले को ही बस मोहर लगा के 20 कर दिया गया है। क्योंकि 20 में तो कोई बुक ही नहीं छपा, क्योंकि कोरोना था ना। तो इसीलिए ज़्यादा एडिशन पे, 1-2 साल का एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। तो अब उस पर अधिक ध्यान नहीं देना। अभी आगे हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसको हम पढ़ेंगे। साथ ही अब ना, मतलब जहाँ पे चैनल का नाम होता है उसके नीचे आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। मतलब काफ़ी कम है, 29 रुपये से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वो बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि सर, वो लोग मतलब हेल्प करना चाहते थे थोड़ा इस चैनल को। तो आप लोग भी अगर सक्षम हो तब कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आपको खुद दिक्कत है और मैं कह रहा हूँ तो आप कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक ना। पहले मन लगा के पढ़ो लिखो, नौकरी हो जाए ना तो एकाएक बहुत सारा रुपये दे देना हमको, ठीक। अभी बस पढ़ो और जो सक्षम हो वो दे सकते हैं, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े मेरे साथ तो जुड़ जाइएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिसमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधियां। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर उसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए ये आता है कि अर्थव्यवस्था में क्या शामिल किया जाता है। तो एट फर्स्ट तो हो गया कि किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति का जो आर्थिक गतिविधि होगा, उसमें चाहे आर्थिक लाभ हो, आर्थिक हानि हो, उसे हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि, ठीक ना। और ये डिफिनेशन थोड़ा पढ़ लो कि जब हम किसी देश को उसके समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग, वस्तु और सेवाओं का उपयोग, उत्पाद और वितरण से संबंधित है। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि रिमिटेंस जो आता है, जो हमारे देश के नागरिक हैं और विदेश में रह के कमाते हैं और फिर पैसा भेजते हैं इंडिया, तो वो भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ही जुड़ता है। तो यहाँ पे आदि शब्द जोड़ देना चाहिए कि और सारी कई सारी गतिविधियाँ होती है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। आगे हमारा है अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? तो न्यूनतम, मध्यम और उच्चतम आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को 4 वर्गों में बांटे। काफी इंपोर्टेंट है सेंटेंस में। आपको लग रहा होगा इसमें इंपोर्टेंट क्या है। देखो इंपोर्टेंट क्या सब है। प्रश्न आएगा कि विश्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में, ठीक। न्यूनतम मध्यम आय के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय में 4 वर्गों में कौन बांटा है, तो विश्व बैंक। विश्व बैंक वही है जिसका स्थापना 1944 में हुआ था और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। ये 1944 बुक में 1945 लिखा गया है बहुत सारे बुक में, ठीक ना। आप याद रखना 1944। अगर ऑप्शन में 1944 नहीं हो तब 1945 पे टिक करना। क्लियर। अब देखो विश्व बैंक ने 4 टाइप क्या सब बांटा है। तो पहला है नीचे आय वाला, फिर है मध्यम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो मध्यम में भी नीचे, मध्यम में उच्च, और फिर होता है उच्च आय वाला। ओके। तो नीचे आय वाला 995 यूएस डॉलर से अगर कम कमा रहा है तो वो हो गया नीचे आय वाला। डॉलर अभी जो है ना, $1 है 73 पॉइंट समथिंग रुपया, ठीक है ना। अप्रॉक्स आप 70 से 75 रुपया कह सकते हो, $1 का वैल्यू हो रहा है अभी। तो नीची आय वाले का इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो, अप्रॉक्स हो जाएगा 65,000, ठीक ना। उतना के आसपास जो साल का कमा रहा है वो क्या हो गया, गरीब हो गया। अब 996 से लेकर 3895 यूएस डॉलर के बीच जो कमा रहा है वो हो गया नीची मध्य आय वाला। उच्च मध्य आय वाला जो 3896 से लेकर 12,055 यूएस डॉलर तक कमा रहा है वो हो गया मध्य उच्च आय वाला। और उच्च आय वाला कौन सा हो गया, जो 12,055 यूएस डॉलर से अधिक कमा रहा है वो क्या हो गया, उच्च आय वाला। क्लियर। 12,000 का मतलब हो गया अप्रॉक्स नहीं कुछ तो 8 से 9 लाख रुपया साल का। मतलब उसका मंथली का इनकम जो हो गया ना, वो समझो 90,000 के आसपास का है, वो हो गया उच्च आय वाला। आगे हमारा देखो, हमारे गांव में क्या होता है ना, अपने लोग गांव में
कि जैसे कोई अगर फिर तो सरकारी नौकरी जिसको हो गया वो अमीर हो गया, 40 से 50 हज़ार कमा रहा है ना वो अमीर हो गया। अपने दृष्टिकोण से ऐसा समझो, मतलब आप भी कभी बड़े होगे, आप भी कभी लंबा लंबा फेंकोगे कि हम भी अमीर हैं, पर याद रखना, दिमाग में रखना, अमीर वो सही मायने में होता है जिसको खाने के लिए, रहने के लिए, मतलब जो जीवन मर्रा की वस्तु है ना उसके लिए सोचना नहीं पड़े, उसके लिए वो कमाता नहीं हो, वो कमाता हो अपना शौक पूरा करने के लिए, वो होता है अमीर। ठीक ना। आप मतलब खाने के लिए चावल का प्राइस पूछ रहे हो कि यहाँ पे 10 रुपये दे रहे हैं, यहाँ पे 20 रुपये और कह रहे हो अमीर है, तो ये गलत है। ठीक ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यह वर्गीकरण विश्व बैंक की वित्तीय बैंक यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, इससे प्रारंभ किया जाता है। उपरोक्त वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है। ये जो उपरोक्त ये वर्गीकरण ये 1 जुलाई 2018 का है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। ये हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। क्लियर। 1976 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित था ये बुक। ओके। दूसरा इसमें पॉइंट दिया गया राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध के स्वरूप हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था को दो अलग अलग शैली नजर आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी, यहाँ पे देखो ये समाजवादी है मतलब रसिया वाला, और चीन वाला क्या है? समाजवादी, सॉरी साम्यवादी, वो था समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन था, मतलब पूरी तरह से सरकार वहाँ पे रेगुलेट करता है। नोट में दिया गया है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन के सामने नजर आया। अब यहाँ विश्व का शीर्ष अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है, ये पुराना डाटा है, ठीक ना, क्योंकि बहुत बढ़ गया अब ये, तो इसका कोई काम नहीं है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक ना, पर पहले दोनों का रिकॉल कर लो। पहला तो हो गया आपका पूंजीगत था, जिसमें क्या था? ओनली प्राइवेट काम करेगा, गवर्नमेंट का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा था राज्य अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या था? गवर्नमेंट पूरी तरह से ऑपरेट करती है, राज्य का उसमें कोई हिस्सा नहीं था। उसको दो टाइप में था, समाजवादी और साम्यवादी। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि इंडिया में है। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं, यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ये जो शब्द लिखा है ना असेंटेंस, सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, इसको थोड़ा याद कर लो, टिप्स पे प्रश्न आएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, ऑप्शन में यही रहेगा, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों कंपनियां काम करेगी, वही होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हैं। नोट में दिया गया है, केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। मतलब ये दोनों अपने में था, केन्स और लॉन्ज दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे।
आगे आपका है बंद अर्थव्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाएगा कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये सब। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। याद रखिएगा, आयात निर्यात का मतलब है कि हम जो नेपाल या चीन या अमेरिका से कुछ सामान भेजते हैं, लेते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि दिल्ली से हरियाणा जा रहा है कि नहीं, ये हुआ आयात निर्यात, ये नहीं, देश की बात हो रही है यहाँ पे, तो देश से आयात निर्यात का सवाल है, ठीक ना। ये होता है बंद अर्थव्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न ये सब। आगे हमारा दिया गया अर्थव्यवस्था का क्षेत्र यानी सेक्टर अर्थव्यवस्था में। तो मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग, उत्पादन और वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक यानी सेक्टर कहा गया है। क्लियर। अब देखो कौन कौन सा सेक्टर है, नाम सुने ही होंगे, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक ना। तो पहला है प्राथमिक सेक्टर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उसके संबंधित गतिविधि को उसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संकलन श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए सांकेतिक किया जाता है। अब यहाँ पे समझो सिंपल भाषा में, ठीक ना, अपने भाषा में। प्राकृतिक क्षेत्र वो हुआ जो इन्वायरमेंट होता है ना, पर्यावरण यानी नेचर, उससे हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। जैसे पृथ्वी से जो हमको मिल जा रहा है ना, उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जैसे हम लोग फसल उगा लेते हैं, मतलब मछली पालन कर लेते हैं। खनन मतलब जो उद्योग धंधा, उद्योग तो नहीं कहेंगे, मतलब जैसे कोयला का खान से हम कोयला निकाल रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, आपका प्राथमिक क्षेत्र का काम हो गया। क्लियर। एक चीज़ और यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट है, रेड कॉलर जॉब। आपको प्रश्न ये आएगा कि रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत क्या आता है, तो कृषि, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है वो, तो इस टाइप का नहीं। तो रेड कॉलर में जो काम कर रहा है, मतलब मेहनत वाला काम कर रहा है वो, तो वो आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक ना। व्हाइट कॉलर जॉब एक होता है, वो होता है टर्सरी वाला, क्योंकि उसका कॉलर गंदा ही नहीं होगा, व्हाइट कॉलर है उसका। अब दूसरा दिया गया द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी समझ गए ना, देखो प्राइमरी का एग्जाम्पल लेने के बाद फिर से देख लो, क्योंकि प्रश्न आ जाएगा कि इसमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो आपको याद रहेगा तभी टिक कर पाओगे। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उससे संबंधित जो भी गतिविधि है, ठीक ना, वो सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर में आता है। दूसरा है द्वितीयक सेक्टर। ओके। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधि में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्र में मतलब समझो जो उद्योग करेगा, मतलब आपने चावल उपजाया या गेहूं उपजाया और गेहूं से हमने बना दिया बिस्किट, ठीक ना, बिस्किट बना दिया, तो बिस्किट कहाँ बनेगा, खेत में बनेगा नहीं, कंपनी में बनेगा, ठीक है ना, उद्योग करेगा उसका तब बनेगा। तो बिस्कुट जहाँ बन रहा है ना, वो उद्योग जो हो रहा है ना, वो हो गया द्वितीयक। और फिर उद्योग को हम घर घर जाके बेच रहे हैं ना साइकिल से, तो हम कर रहे हैं सेवा लोगों का, वो हो गया टर्सरी सेक्टर। समझ रहे हो इस बात को ना। तो द्वितीयक में क्या आ गया, जहाँ भी उद्योग जुड़ गया ना, जैसे हमने बांस को काट के कागज बनाया, तो कागज कहाँ बनेगा, कंपनी में बनेगा, मशीनरी से बनेगा, तो वो क्या हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया। तो द्वितीयक का एग्जाम्पल क्या सब है, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, ये सब आता है द्वितीयक क्षेत्र में। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है। इस क्षेत्र में इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इससे लगे कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो उद्योग में काम कर रहे हैं ना, उसको कहा जाएगा ब्लू कॉलर, और जो उसमें टैलेंटेड है, मतलब कुशल श्रमिक है, ट्रेंड है, उसको कहा जाता है व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब व्हाइट कॉलर जॉब जो कंपनी में अच्छे पगार पा रहा है ना, उसको कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। अब आगे आ गया तृतीय सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पाद किया जाता है, जैसे कि बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन। इस सेवा में सेवा क्षेत्र के रूप में जाना, मतलब जहाँ पे सेवा, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, मैं यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहा है ना, आप लोगों को सेवा कर रहा हूँ, तो वो क्या होता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। जहाँ भी सेवा जुड़ गया ना, मतलब वो कोई
कुछ कर नहीं रहा है। जैसे आपको डॉक्टर सुई देने के लिए आया, तो वो आपका भले ही कष्ट दे रहा हो आपको, पर वो सेवा कर रहा है आपका, क्योंकि वो सुई को मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहा है ना, वो आपको सेवा कर रहा है। तो वो गया टर्सरी सेक्टर में। क्लियर। जैसे बैंक हो गया, तो बैंक क्या करता है, आपके पैसे को रखता है फिर आपको देता है, तो सेवा कर रहा है, वो आपके काम को थोड़ा आसान करता है। तो ये सब सेवा के अंतर्गत आ गया। क्लियर हो गया। प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी। आगे दिया गया है सब कुछ कि प्राइमरी में किसका योगदान कितना है, तो इसलिए हम अभी उस सब का जिक्र नहीं किए हैं। पर याद रखो टर्सरी का जो योगदान है ना जीडीपी में, वो सबसे अधिक है। पर जो मजदूर सबसे अधिक इंडल्ज है ना, वो प्राइमरी में सबसे अधिक है। आगे दिया गया तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। क्लियर, दिया ही गया है। नोट दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे श्रमिक क्या है ना, लेबर फोर्स अधिक है। आगे अब दिया गया आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि, देखो वीडियो का जो लेंथ होगा ना अप्रॉक्स 30 मिनट के आसपास होगा, हो सकता है 25 से 30 या 30 से 35 भी हो जाए, मतलब एवरेज 30 रहेगा, ताकि थोड़ा जल्दी हम बुक को कंप्लीट कर पाए। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है, तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हुई है। मतलब जीएनपी, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम पीसीए इस समय वृद्धि होगा, तो हम क्या कहेंगे कि देश आर्थिक समृद्ध हो रहा है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जो कि श्रम शक्ति, उपभोग शक्ति, पूंजी शक्ति और व्यापार की मात्रा में प्रसार एक साथ होता है। आगे नोट में दिया गया किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। देखो मेरे भाई, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो ना, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो, तो जरूर लाइक और शेयर करो। जितना भी दोस्त है ना आपका जो पढ़ने लिखने वाला है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, उसको शेयर करो ताकि वहां तक पहुंच पाए। ओके, अब आगे आपका अगला पॉइंट जो है ना, वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक और परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा और साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं, तो इस सब को शामिल किया जाता है आर्थिक विकास में। अर्थात आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। मानव के विकास के लिए जो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस सब को आर्थिक विकास में काउंट किया जाता है। मतलब मानव का विकास होगा तभी देश का आर्थिक विकास माना जाएगा। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को आधारित तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन, पोषण, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वो गरीबी किसी रूप में हो। ठीक ना, तो यहाँ पे दो का नाम याद रखना है, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किस ईस्वी को मिला था। अब आगे पॉइंट है आपका आर्थिक समृद्धि। केवल परिणात्मक परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, केवल परिणात्मक परिवर्तन जिसमें कि राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चर जिनका परिणाम माप संभव हो में परिवर्तन, ये सब होता है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास क्या होता है? तो परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन इसके अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उत्पाद एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। आर्थिक और अनार्थिक चरों में परिवर्तन होता है। नोट, किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। क्लियर, आर्थिक विकास जो होगा वो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की माप कैसी होती है? विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं।
पहला है आधारभूत आवश्यकता प्रत्येकम, मतलब इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया था। जितना बार विश्व बैंक पढ़ो ना, आपके दिमाग में आना चाहिए 1944 में स्थापना हुआ है, ठीक ना। अगर ऑप्शन में 1944 नहीं 1945 पे टिक करना। और वाशिंगटन डीसी जो है ना, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है, दो ही का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, एक तो IMF, ठीक ना, और दूसरा है विश्व बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। याद रखना, गलती नहीं करना। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशक प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन मैरिस डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया था। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़े, कौन कौन सा, शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर एवं 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 से लेकर 100 तक का मार्क दिया जाता है। जो जितना अधिक मार्क लाएगा उसका HDI इंडेक्स जो होता है उसमें अधिक माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या सब था, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, दूसरा है वयस्क साक्षरता दर, एडल्ट लिटरेसी रेट, और तीसरा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट एज 1, मतलब होता है ना जो प्रसव के दौरान ही मर जाता है बच्चा, जन्म के बाद मर जाता है, तो उस सब को भी काउंट किया जाता है कि इसमें कितना सुधार हुआ है। आगे अब यहाँ पे नोट में दिया गया है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की अधिकतम मूल्य 100 और न्यूनतम मूल्य क्या होगा, 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उच्च होगा और 1 की तरफ आना वो खराब का परिचय है। तीसरा दिया गया क्रिया शक्ति समता विधि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 ईस्वी में क्रिया शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2012 में अभी भी तीसरा ही है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि PPP का फुल फॉर्म क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब खरीदने की कैपेसिटी में हम कितने स्थान पे हैं, तीसरे स्थान पे हैं। चौथा दिया गया निवल आर्थिक कल्याण। निवल आर्थिक कल्याण का मतलब हुआ कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, जो भी राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से जो भी आपका खर्चा हुआ है, जो भी आप टैक्स दिए हुए हैं उस सबको माइनस कर दो। मतलब GNP जो है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें से उत्पाद की छिपी लागत, आधुनिक नगरीकरण की हानियां, अवकाश एवं गृहिणियों की सेवा, ये सब आप इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका निकल जाएगा NNP, ठीक ना, निवल राष्ट्रीय कल्याण। अगर यहाँ बॉक्स में दिया गया है कि सैमुएलन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण यानी नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW लोगों के जीवन निर्वाह की सुधार की सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली एवं कॉब ने 1989 में किया था। अब नोट में है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार यानी आर्थिक विकास का मापक की माप के लिए विलियम नोर्धास और जेम्स टेविन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सिमुलेशन के संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा जाने लगा। 5वां पॉइंट है मानव विकास सूचकांक, सबसे इंपॉर्टेंट है मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े आर्थिक महबूब उल हक, मैंने कहा था ना जहां अमर्त्य सेन का नाम याद किए थे ना, वही इनका नाम आया था महबूब उल हक। तो इन्होंने ही दिया था HDI के बारे में कि ये सबसे अच्छा मात्रक होता है मेजर करने का। मानव विकास सूचकांक की 3 आधारभूत आयाम है। पहला तो एजुकेशन मतलब ज्ञान, फिर है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और फिर तीसरा है क्रय शक्ति समायोजन प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह की स्तर, मतलब आप कितना खर्च कर रहे हैं, परचेजिंग पावर, ठीक ना। ये 3 कैपेसिटी मेजर किया जाता है HDI इंडेक्स में। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1.0 तक हो सकता है, मतलब 0.8, 0.7 ऐसे होता है। तो 1 इसमें क्या हुआ, सबसे उच्च मांग हुआ, और 0 सबसे कम होता है इसमें। ओके, तो इसमें 3 क्या सब है, ज्ञान हो गया, एजुकेशन हो गया, फिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, और तीसरा है परचेजिंग पावर हो गया, परचेजिंग पावर। याद रखिएगा इसमें हेल्थ काउंट नहीं किया जाता, ठीक ना, हेल्थ नहीं होता। प्रश्न दे देगा कि HDI में कौन सा काउंट नहीं होता, तो हेल्थ नहीं होता इसमें। मतलब हेल्थ में यहाँ पे ये जीवन प्रत्याशा है, पर जीवन प्रत्याशा हो तो उस पर टिक करना। मतलब याद रखो बस, ज्ञान मतलब एजुकेशन, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी
और जो हमारा परचेजिंग पावर है, ये तीनों काउंट होता है एचडीआई में। ये यूएनडीपी ये रिपोर्ट जारी करता है और साथ ही से खोज करता कौन है, तो महबूब उल हक। आगे नोट में दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय आदि की स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सूचकांक है। मैं रिपीट करता हूँ, आप मैंने ऐसे हेल्थ कह दिया था, इसमें स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा और है, ये तीनों जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए ना तो उसको हटा दें, जैसे पानी का ये हो गया या कृषि का कुछ हो गया तो सबको हटा देना। स्वास्थ्य, शिक्षा और है, स्वास्थ्य, शिक्षा और है, स्वास्थ्य, शिक्षा और है, भूलना नहीं, गलती नहीं करना इस समय, क्योंकि इसमें हल्का हल्का प्रश्न होता है, गलती करोगे दिक्कत हो जाएगी। आगे आप देखो 2018 का रिपोर्ट है, ठीक ना, थोड़ा बहुत इसको नहीं पढ़ेंगे, किसी काम का नहीं है, क्योंकि आगे रिपोर्ट आ गया है। आगे कुछ यहाँ दिया गया है, उसी में से जानकारी दिया गया है। देखो एसपीडी का जो मैं करंट करवाता हूँ ना, मतलब करंट का जो बुक आता है एसपीडी का, तो उसमें लेटेस्ट डाटा सब रहता है, तो उससे मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ, तो वो भी देख लिया करना। यहाँ पे दिया गया मानव विकास रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार, मतलब 59 देशों में अत्यधिक उच्च मानव विकास सूचकांक में 53 देशों में, उच्च मानव विकास समूह में 93 देशों का मध्यम समूह में, और केवल 38 देश जो है वो निम्नतर समूह में रखा गया था। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना में मानव विकास सूचकांक के साथ साथ जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स व बहुआयामी गरीबी निर्देशक के आधार पर भी किया जाता है। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स के आकलन में मातृत्व मृत्यु दर व किशोर मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण यानी संसदीय सीटों में महिलाओं की प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता एवं आर्थिक गतिविधियों को समाहित किया जाता है, किसमें, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में। लिंग मूलक समानता सूचकांक 2000, वही जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जो है, 2017 में भारत को 160 देशों में 127वां स्थान दिया गया था, जबकि सब देशों का अलग अलग स्थान है। देखो ये सब ना 2020 में आ गया है, नया वाला जो है, तो ये 20 का एडिशन है, पर देख लो ना बुक में क्या सब दिया गया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 21-22 का भी एडिशन है ना, कोई फर्क नहीं आएगा, यही सब आएगा उसमें भी, क्योंकि बुक छपाई नहीं ना कोरोना के चलते। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में विकसित बहुआयामी गरीबी निदेशक MPI की धारणा उपलब्धता प्रत्यागम पर आधारित है। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है, जब उन्हीं 3 आयामों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह के स्तर पर आधारित है, जो मानव विकास सूचकांक में यानी HDI में है। आगे दिया गया खुशहाली। खुशहाली मानव मात्र की आकांक्षा है, जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों में लोग खुश हैं कि नहीं, इसका सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित होता है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया था। इस रिपोर्ट में, मतलब कब शुरू किया, 2012 में, ठीक ना। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य है राष्ट्र के लोकनीति का पथ प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप के निम्न 6 कारकों के आधार पर की जाती है। क्या सब है? पहला है प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का बोध। ये 6 इसमें कारक हैं जिसे मापा जाता है खुशहाली। अब विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आगे आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, मतलब जो जेंडर गैप होता है ना, वो उसको लॉन्च कौन करता है? वैश्विक लैंगिकता अंतराल रिपोर्ट जारी करता है, ये आपको याद रखना है। इसमें 149 देशों को लगभग शामिल किया जाता है, जिसमें क्या सब मेजर किया जाता है? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक शक्तिकरण। यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित होता है, जिसमें 1 का अर्थ होता है बहुत अच्छा, मतलब लैंगिक समानता, और 0 का अर्थ होता है लैंगिक असमानता। ये सब पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ये सब चेंज हो रहा है ना। अब आगे हमारा राष्ट्रीय आय है, ठीक ना, काफ़ी अच्छा है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चाहते हो कि मैं जो उसको छोड़ दिया ना उसको भी पढ़ के ही चलता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि अभी पूरा बुक पढ़ा हुआ है, तो हम वैसे ही पढ़ेंगे पूरा, जैसे पढ़ते थे पहले लाइन बाय लाइन, ठीक ना। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। पसंद नहीं आ रहा हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तब उसको दूर किया जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।